तो ऑल राइट, हमारे सेकंड टेस्ट मैच की स्टार्टिंग दिस टाइम एडिलेड के स्टेडियम से होती है, जहां पर इस टाइम ऑस्ट्रेलिया वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसाइड करती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सेम 11 थी। बट इंग्लैंड ने पिछली टेस्ट मैच के हारने के बाद इस बार कुछ मल्टीपल चेंजेस किए थे, जिधर इस बार क्रिस टिमलेट की जगह स्पिनर मॉन्टी पेनेसर आ गया था एंड वहीं ट्रॉट को रिप्लेस करते हुए मिडिल ऑर्डर में बेन स्टोक आया था। तो खैर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिस रोजर्स एंड वार्नर पिछले मैच से इस बार टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं, जहाँ पर वार्नर वो इस सेकंड टेस्ट मैच के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए इंग्लैंड की बॉलर एंडरसन एंड ब्रॉड को डोमिनेट करते हुए लेग साइड एंड ऑफ साइड की तरफ शॉट मारते हुए काफी ज्यादा एलिगेंट लग रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली सेशन के 5वें ओवर के अंदर ही वार्नर वो ब्रॉड को पॉइंट की तरफ खेलने के चक्कर में सीधा बॉल को माइकल के हाथों में थमाकर सिर्फ 29 रन बनाकर ही आउट हो जाता है, जो कि वार्नर वो दूसरी बार इस सीरीज के अंदर ब्रॉड से आउट हुआ था। तो खैर वॉटसन, जो कि ऑलरेडी अपने खराब फॉर्म से गुजर रहा था, वो फाइनली इस टेस्ट मैच के अंदर बैक टू फॉर्म आ गया था, जहाँ पर वो क्रिस रोजर्स के साथ मिलकर आफ्टर 34 पे एक विकेट हो जाने के बाद ये दोनों ही टॉप ऑर्डर्स के प्लेयर्स इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बनाते हुए 119 रन की पार्टनरशिप कर लेते हैं, जिसमें वॉटसन ने 51 रन एंड वहीं ऑन द अदर साइड क्रिस ने धीमी बट स्टेडी शुरुआत देते हुए इस सीरीज के सेकंड 50 मारकर 64 रन जोड़ लिए थे। बट हाउएवर वॉटसन वो अपनी सीरीज की पहली 50 मारकर ही उसकी नेक्स्ट बॉल पर स्ट्रेट ड्राइव खेलने के चक्कर में एंडरसन से कैच आउट हो जाता है। एंड अब बस ठीक इधर से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम एक अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी बहुत कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि वॉटसन के आउट होते ही रोजर्स वो भी उसके अगले ही ओवर में कट मारकर स्वैन के थ्रू 72 पे ही आउट हो जाता है। तो अब तीनों ही टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन के जाने के बाद अब स्मिथ एंड क्लार्क के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो टीम को इस खराब सिचुएशन से अच्छी पोजीशन के अंदर लेकर जाए। बट ऐसा होता ही तो उससे पहले ही स्मिथ वो एक बड़ा ही लेजी से डिफेंस करते हुए मॉन्टी पेनेसर से बॉल ठोकर उसका पहला विक्टिम बन जाता है एंड बस 6 रन पर ही आउट हो जाता है। तो खैर अब गाबा में अपना डेब्यू करने के बाद जॉर्ज बेली वो अपने सीरीज का सेकंड टेस्ट मैच खेलते हुए कैप्टन क्लार्क का साथ देकर, जो कि वो तो एक टॉप लेवल की फॉर्म में था, कुछ लेग की तरफ सिक्सेस सेंटर स्वान को ठीक सामने की तरफ चौके मारते हुए अपने डेब्यू के अंदर ना सही पटर एक मच रिक्वायर्ड इनिंग के अंदर फाइनली अपने करियर के एक फास्ट फॉरवर्ड एक सेंसेबल 50 मार देता है। बट अब सेम वही वॉटसन एंड क्रिस की तरह बेली ये भी सेट होकर एक रेकी शॉट मारकर लेग साइड के पॉइंट की तरफ स्वान के हाथों में बॉल देकर 53 पे ही आउट हो जाता है। एंड बस एग्जैक्टली इसी के साथ ही हमारा डे 1 माइकल क्लार्क के 48 एंड हेडिन के 7 रन पे नोट आउट होते हुए 273 पे 5 विकेट होकर एग्जैक्टली ठीक इधर ही एंड हो जाता है। तो खैर अब डे 2 की स्टार्टिंग एग्जैक्टली डे 1 से होती है, जहाँ पर माइकल क्लार्क एंड हेडिन, जो कि दोनों ही इस सीरीज के अंदर रेड हॉट फॉर्म में थे, ये दोनों ही अपने इस मॉर्निंग के सेशन को डोमिनेटिंग वे में करते हैं, जहाँ पर माइकल क्लार्क को हेडिन के साथ पार्टनरशिप करते हुए इस सीरीज की अपनी गाबा के 100 के बाद पहली 50 मार देते हैं। एंड वहीं हेडिन व क्लार्क का साथ देते हुए कपल ऑफ लेफ्ट शॉट मारकर अंडर प्रेशर सेंसिबल इनिंग खेलते हुए अपनी इस सीरीज की बैक टू बैक थर्ड हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेता है। एंड वहीं ऑन द अदर साइड माइकल क्लार्क वो भी ऐसे कैप्टन इस सीरीज के अंदर बैक टू बैक अपनी सेकंड सेंचुरी कंप्लीट कर लेता है। एंड देखते ही दोनों ही प्लेयर्स अगले नेक्स्ट विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया को कमांडिंग पोजीशन में लाकर तकरीबन 200 रनों की ह्यूज पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो मीनवाइल क्लार्क वो 100 मारने के बाद बस अपने नेक्स्ट 150 रन मारने के लिए ही जा रहा था, तो तभी ही एलिस्टर कुक को मॉन्टी को रिप्लेस करते हुए स्ट्रोक को लाकर उसको एक अनएक्सपेक्टिंग बाउंसर फेंक 148 पे ही क्लार्क को आउट कर देता है।
एंड वहीं उसके कुछ देर बाद जॉनसन वो भी स्वान को डोमिनेट करने के चक्कर में, जैसा कि उसने गाबा के अंदर किया था, 5 रन पे ही कैच आउट होकर आउट हो जाता है। तो अब ऑन द अदर साइड लगातार बैक टू बैक विकेट गिरते हुए देख हेडिन वो इस बार पिछले मैच की गलती को ना दोहराते हुए, जो कि दूसरी बार 90s पे पहुंचा था, वो स्ट्रोक को लेग की तरफ एक पुल शॉट मारकर अपनी सीरीज की पहली 100 कंप्लीट कर लेता है, जो कि एक सीरियसली वेल डिजर्विंग 100 थी। तो खैर हेडिन के 100 मारते ही उसके अगले ही ओवर में पीटर सिडल वो बैन स्ट्रोक की बॉल पे सिर्फ 2 रन बनाकर ही कोर्ट बिहाइंड आउट हो जाता है। एंड उसके कुछ देर बाद 118 पे ही हेडिन वो भी ऑफ की तरफ शॉट मारने के चक्कर में फाइनली 118 पे आउट हो जाता है। तो खैर डाउन द ऑर्डर रन हैरिस वो इंग्लैंड के बॉलर को साइकोलॉजिकल डैमेज कर कुछ लेग की तरफ एंड ऑफ की तरफ एलिगेंट शॉट्स मारते हुए इंग्लैंड के बॉलर को बुरी तरीके से थकाकर अपनी इस सीरीज की पहली 50 मार देता है। एंड बस इसी के ही साथ माइकल क्लार्क वो फर्स्ट इनिंग में ऑन है 570 रन स्कोर करके ह्यूज बोर्ड पे लगाकर डिक्लेयर कर देता है, जो कि इंग्लैंड को इजीली हराने के लिए काफी था। एंड इंग्लैंड वो भी ये अच्छे से जानती थी कि वो ऑलरेडी इस मैच को हार चुके हैं, क्योंकि इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग की शुरुआत होती भी कुछ ऐसी है, क्योंकि सेशन के दूसरे ही ओवर के अंदर जॉनसन वो कुक को बहुत ही बुरी तरीके से 3 रन पे ही बॉल्ड कर देता है। एंड बस इसी के ही साथ हमारा ये डे 2 ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेंस के साथ इंग्लैंड के 35 रन पर एक विकेट पे एग्जैक्टली ठीक इधर ही एंड हो जाता है। तो हाउएवर अब डे 3 की स्टार्टिंग फिर से एग्जैक्टली डे 2 के ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेंस के साथ ही होती है, जहाँ पर कुक के आउट हो जाने के बाद माइकल एंड रूट जो कि अच्छे टच में दिख रहे थे, जहाँ पर रूट ने 15 रन एंड माइकल ने 36 रन जोड़कर तकरीबन 40 रन की पार्टनरशिप कर ली थी। तो उसी ही वक्त रूट वो नाथन लियोन पे डोमिनेंस करने के चक्कर में लेग की तरफ एक रेकी शॉट मारकर सीधा बॉल को डीप में खड़े हुए क्रिस के हाथों में कैच पकड़ा हुआ कर 15 पे ही आउट हो जाता है। तो अब रूट एंड कुक के जाने के बाद सैम गाबा के फर्स्ट टेस्ट मैच की तरह ही अब इंग्लैंड की बैटिंग टीम वंस अगेन कोलैप्स हो जाती है, जिसकी शुरुआत केविन पीटरसन से होती है, जो कि सिडल को एक फ्लिक शॉट मारने ही जा रहा था। तो तभी ही वो शॉट सीधा लेग में खड़े हुए बेली के हाथों में बॉल को थमा देता है, जिसके चलते पीटरसन वो गाबा के तरह इस मैच में भी ऑन सेम वे आउट हो गया था। तो पीटरसन के 4 पे आउट हो जाने के बाद बेल एंड केबेरी के दोनों मिलकर इंग्लैंड के बैक टू बैक ऐसे विकेट गिरते हुए देख थोड़ी बहुत ऑस्ट्रेलिया के सामने पार्टनरशिप करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बेल वो लियोन पे थोड़ा बहुत डोमिनेट कर स्ट्रेट की तरफ 2 छक्के एंड वहीं केबेरी वो लेग की तरफ 2 चौके मारकर अपनी इस सीरीज की पहली 50 कंप्लीट कर लेता है। तो जिसके चलते इस पार्टनरशिप की हेल्प से जहाँ पर इंग्लैंड के एक टाइम पे बस 66 पे 4 ही आउट हो गए थे, तो वहीं अब टीम का स्कोर जैसे तैसे उन्हें गुड लुकिंग 111 पे ही पहुंचा था, जहाँ बेल वो 25 पे एंड केबेरी वो 60 पे ही खेल रहा था। तो तभी ही माइकल क्लार्क को सिडल को रिप्लेस कर वॉटसन को लेकर ही आता है, जो कि केबेरी वो सिडल को ऑफ की तरफ मारकर काफी अच्छा खेल रहा था। तो तभी ही ओवर की पहली ही बॉल पे पुल करने के चक्कर में केबेरी वो पॉइंट की तरफ खड़े हुए सीधा बॉल को वॉर्नर के हाथों में मारकर 60 पे ही अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाता है। एंड देन उसके अगले ही ओवर के बाद स्ट्रोक जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलने के लिए आया था, ये बस इनिंग की 12 ही बॉल खेलकर ओनली 1 रन बनाते हुए जॉनसन से LPW आउट हो जाता है। तो अब स्ट्रोक के आउट हो जाने के बाद उसके अगले ही बॉल पे मैट प्रेस जो कि अपना खाता भी नहीं खोल पाया था, ये जॉनसन की बॉल पे कॉट बिहाइंड डक पे ही आउट हो जाता है। एंड देन अब उसके अगले ही बॉल पे जो कि स्कोर कार्ड वो भी 117 पे ही था, जॉनसन वो ब्रॉड का लेग स्टंप उखाड़ कर इसको भी 0 पे ही आउट कर देता है। तो अब टॉप ऑर्डर का बैट्समैन इयन बेल वो अपने ठीक सामने ऐसे बैक टू बैक विकेट गिरते हुए देख अदर साइड अपना विकेट संभाल कर प्रेशर में रहते हुए ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को स्टिल अपनी क्लास दिखाते हुए उनको खेलने की कोशिश कर रहा था। बट वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के विकेट अभी भी गिरते जा रहे थे, क्योंकि स्वान वो भी जॉनसन को एक कट शॉट खेलने के कारण कोर्ट बिहाइंड 7 पर ही आउट होकर चले जाता है। तो जिसके चलते जॉनसन अपने इस सीरीज के अंदर फॉर द सेकंड टाइम 36 रन देकर 5 विकेट लेते हुए फाइफर ले लिया था। बट जॉनसन वो भी यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, क्योंकि फाइफर लेने के अगली ही बॉल पे जॉनसन वो एंडरसन को क्लीन बोल्ड मारकर उसको भी 0 पे पवेलियन भेज देता है। बट अब ऑन द अदर साइड ऐसा सेट अर्लियर कि एक तरफ से लगातार विकेट गिरते हुए थे, बेल वो स्टिल अपनी क्लास दिखाते हुए ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को अटैकिंग इंटेंट के साथ डोमिनेटिंग वे में, फिर वो चाहे लियोन हो या हैरिस हो, उनके ओवर में छक्के चौके मारकर अपनी इस सीरीज की फाइनली पहली 50 मार देता है। बट अब बेल की 50 मारते ही उसकी कुछ ही देर बाद स्ट्राइक वो गलती से मोंटी के पास चली जाती है
एंड वो ओवर की पहली ही बॉल पे बॉल्ड हो जाता है, तो जिसके चलते इंग्लैंड की टीम वो 174 पे बहुत ही बुरी तरीके से ऑल आउट हो जाती है। तो खैर अब माइकल क्लार्क को इंग्लैंड को फॉलो ऑन न देते हुए इनको और बुरी तरीके से हराना चाहता था। स्टिल 398 की लीड होने के बाद भी बैटिंग करने का डिसाइड करते हैं, बट अब एज यूजुअल ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग पेयर जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, खास तौर की क्रिस, वो एंडरसन के पहले ओवर के अंदर ही कोर्ट बिहाइंड 2 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। एंड अब बस रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया की इस इनिंग को वॉटसन के क्रीज पे आते ही थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में देखते हैं। Just enough off the pitch as much as anything else. The feather, simple catch. Australia in early trouble, 1 for 4 in this third innings of the match. Well, he's got it swinging away, and Carberry takes a catch. Anderson away to the left-hander, then away to the right-hander, 2 for 4. Warner crunches one out of the middle. He finds the middle of the bat regularly. Around the square. And that's exactly where Michael Clark hits it, but he beats him. Good shot from Davey Warner, that'll be 4. Got it on the full. Yeah, There's a good hit. Really powerful man he is, isn't he? he's busy looking for those singles, and he's just felt there was a time, a little release shot, and he got all of it. Catch him. That's in and out. Over cover. Gee, that's a good shot. The Panesar continue. Oh, he's knocked him over. He's got right through Michael Clark's defence. Speared it in, and I've got a feeling it may have straightened a bit too. And he's beaten the batter, one of the best players at spin bowling in the world. Let's have a look at this. There, that has fun, and a bit of dust too. So Michael Clark goes, and Australia now 3 for 65 in the third innings of this game, and Monty just, oh, there we are, just a little, might have got the pistol out of the holster. When you can put that baggy green on and start carving them around the outfield. It's got nicely with that new nut. His paces were better than they were in the first. Fumble. That sums up the England performance this week. Crowd really like it because it brings up Warner's 50. And probably fast men and spinners. Oh, dealt with. Steve Smith, front foot cut. Yep, smack. Angling into the right-handers and trying to spin it away, but he gets hit down the ground, straight over the top of his head. Yeah, good shot. Warner's tried offside. This time, Stuart Broad has pitched similarly, and he's gone down the ground with a straight pull. Back to Warner. Back down the ground. Oh, he'll take that. He'll take that all day long. Last ball of the day. More runs to finish. Staying on top Australia right to the end. It's a day that Mitchell Johnson will take as his own. तो वार्नर के डोमिनेटिंग 83 एंड स्टीव स्मिथ के नॉट आउट 21 रन मारते ही हमारा ये डे 3 इधर ही एंटर हो जाता है। तो अब डे 4 की स्टार्टिंग ऑस्ट्रेलिया वो इनिंग को डिक्लेयर करते हुए इंग्लैंड को 531 का टारगेट बोर्ड पे लगाकर उनको चेस डाउन करने के लिए कहती है। तो खैर अब इंग्लैंड जो कि साइकोलॉजिकली ये टेस्ट मैच मेंटली हार चुकी थी, जिसकी शुरुआत होती भी कुछ ऐसी है, क्योंकि सेशन के दूसरे ओवर के अंदर ही जॉनसन को पुल शॉट मारने के चक्कर में कुक वो 1 रन बनाकर रेन हैरिस के हाथों में सीधा बॉल थमाकर आउट हो जाता है। तो अब इंग्लैंड के प्रॉमिसिंग बैट्समैन कुक के आउट हो जाने के बाद अब यहाँ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंग्लैंड के यंग बैट्समैन माइकल एंड रूट के ऊपर आ जाती है। तो माइकल वो अपनी इस इनिंग की शुरुआत हैरिस को एक लेग की तरफ एंड देन उसके बाद एक ऑफ की तरफ बड़ा ही एलिगेंट शॉट मार के स्टार्ट करता है, बट अनफॉर्चुनेटली पीटर सिडल के अगले ही ओवर में जिधर इंग्लैंड का स्कोर वो बच जैसे तैसे 20 के पास ही पहुंचा था, तो तभी ही माइकल वो कुक की तरह एक पुल शॉट खेलकर सीधा बॉल को नार्थन के हाथों में कैच पकड़ावा कर सिर्फ 14 रनों पे ही
आउट हो जाता है। तो अब अपने फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे रूट एंड पीटरसन, जो कि अब तक इस सीरीज के अंदर बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पा रहे थे, ये दोनों ही अब फाइनली जैसे तैसे कुक एंड केबरी के जाने के बाद इस मॉर्निंग के सेशन के प्रेशर को हैंडल करते हुए इंग्लैंड के स्कोर को 20 से ले जाकर ग्रिटी पार्टनरशिप करते हुए, जिसमें कुछ एलिगेंट छक्के एंड चौकों की मदद से रूट एंड पीटरसन वो फाइनली इस मैच में अपनी सीरीज की कंबाइन फर्स्ट 50 मार देते हैं। एंड इसी के साथ इन दोनों बैट्समैन के 50 आते ही हमारा ये मॉर्निंग का सेशन इंग्लैंड के कमबैक के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाता है। बट हाउएवर नेक्स्ट सेशन के स्टार्टिंग होते ही इंग्लैंड की वही सेम ओल्ड कोलैप्स वाली स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सेशन की पहली ही बॉल पे पीटरसन के ऊपर डोमिनेट कर रहे पीटर सिडल वो आते ही उसको बोल्ड कर देता है, जो कि सेमी पीटरसन अब तक काफी अच्छे टच में दिख रहा था। तो पीटरसन के 53 पे आउट हो जाने के बाद फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड की तरफ से हाफ सेंचुरी मारने वाला बेल ये इस बार सिर्फ 6 रन पे ही पार्ट टाइमर स्मिथ से कैच आउट होकर आउट हो जाता है, जो कि स्ट्रेट की तरफ डाउन द विकेट जाकर छक्का मारने की कोशिश कर रहा था। तो बेल के ऐसे जाने के बाद रूट वो जैसे तैसे अपने से स्कोर को 87 पे ले जाकर 100 की ओर ही लेकर जा रहा था, क्योंकि अभी तक इंग्लैंड की तरफ से किसी ने भी एक सिंगल 100 तक नहीं मारी थी। तो तभी ही रूट वो एक बड़ा ही लियोन को लेजी से डिफेंस करते हुए बिना सेंचुरी मारे कोड बिहाइंड 87 पे ही आउट हो जाता है। तो अब हाफ ऑफ द इंग्लैंड बैट्समैन के आउट हो जाने के बाद अब स्ट्रोक एंड मैट इंग्लैंड की तरफ से ऐसे टेस्ट मैच को खेलने के लिए आते हैं, जो कि ये दोनों भी अपनी बुरी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए इस इनिंग के अंदर कुछ इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते, या फिर हम बोले ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ही इतनी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि कुछ चौके एंड छक्के मारने के बाद एक नॉर्मल से मीडियोकर इनिंग खेलकर स्ट्रोक वो भी रैन हैरिस की बॉल पे एज लगकर कोर्ट बिहाइंड 28 रन बनाकर आउट हो जाता है। एंड बस इसी के ही साथ हमारा गेट डे 4 स्ट्रोक के आउट हो जाने के बाद फिलहाल के लिए ठीक इधर ही एंड हो जाता है। तब डे 5 की स्टार्टिंग एज यूजुअल पहले ही ओवर में ब्रॉड के विकेट के साथ होती है, जिधर ब्रॉड वो सिडल को एक पुल शॉट मारने के चक्कर में डीप में खड़े हुए नार्थन लियोन के हाथ में दे मारकर आउट हो जाता है, जिसको फॉलो करते हुए स्वान वो भी रैन हैरिस के बॉल पे कट मारकर कोर्ट बिहाइंड 6 रन बनाकर ही आउट हो गया था। तो खैर वहीं ऑन द अदर साइड मैट प्रे वो फाइनली फॉर्म में आकर डाउन द ऑर्डर आकर एक इंटेंट वाली इनिंग खेलकर अपनी सीरीज की पहली हाफ सेंचुरी मार देता है। बट एज यूजुअल वो अपनी इस इनिंग को 100 में कन्वर्ट ना करते हुए एक पुल शॉट मारकर 69 पे ही डीप मिड विकेट पे सिडल का अगला विक्टिम बनकर 69 पे ही आउट हो जाता है, जिसके बाद मॉन्टी पनेसर वो भी अगले ही ओवर में 0 रन बनाकर हैरिस के ओवर में कैच आउट हो जाता है। एंड बस इसी के ही साथ हमारा ये मैच ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेंस के साथ इस 5 मैच की सीरीज में 2-1 से लीड लेकर ठीक इधर ही एंड हो जाता है। तो वेल दोस्तों, यही थी एसएस 2014 सेकेंड मैच की एक्सप्लेनेशन। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और क्रिकेट की वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।